कमरे में हर तरफ दुल्हन की खुशबू रची हुई थी। दुल्हन की चूड़ियों की खनक, मेहंदी और उपटन की महक मिलजुल कर एक खौफनाक सा माहौल पैदा कर रही थी। बेड के इर्द गिर्द मोती और गुलाब की लड़ियां शादी के तीसरे दिन तक भी मुरझाई नहीं थीं, बल्कि कमरे को खूब मुअत्तर करने के साथ साथ दिल में अजीब सा ज़ौक और शौक पैदा करने का सबब बन रही थीं। सीमा की शर्मीली सी मुस्कुराहट और फुरकान की खूबसूरत सरगोशियां माहौल को सहर अंगेज बना रही थीं। वो इससे मोहब्बत की बातें कर रहा था, इसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक के साथ नाश्ते की टेबल पर फौरन पहुंचने का हुक्म सुनते ही दोनों हड़बड़ा कर रह गए। फुरकान उछलकर खड़ा हो गया। एक झटके से सीमा का मेहंदी लगा हाथ यूं छोड़ा जैसे वो हाथ ना हो बल्कि कोई खतरनाक सांप हो, कि अगर एक लम्हे की ताखीर की तो वो इसको डस लेगा। सीमा को हैरत का शदीद झटका लगा और अचानक अपनी शदीद बेइज्जती का भी एहसास हुआ, और वो घबराकर इसे खामोशी से देखने लगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी एक सेकंड में फौरन बाहर आ जाओ। हमारे घर में सूरज निकलने के बाद कमरे का दरवाजा बंद रखने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। कल सुबह 6 बजे से रोजाना ये दरवाजा खुल जाया करेगा। तुमने तो वैसे भी वादा किया है ना कि तुम हमारी लव मैरिज को कामयाब बनाने के अलावा कभी मेरा सर घर वालों के सामने झुकने नहीं दोगी। इसलिए तुम्हें सर से पैर तक हमारे घर के रंग में रंगना पड़ेगा, और इन बातों का और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये सब कहते कहते फुरकान आधी चप्पल पैरों में फंसाए इसे भी जल्दी आने की ताकीद के साथ वहां से चला गया। सुहाग रात के तमाम वादे याद दिलाकर गोया आने वाले कल में पेश आने वाली आजमाइशों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करते हुए बाहर चला गया। वो हक्का बक्का इसे इतनी इमरजेंसी में बाहर जाता हुआ देखने लगी। वो ज़हनी तौर पर उलझ ही गई। गायब दिमागी से उठकर बाहर जाने से पहले अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। अपने दुपट्टे को देखते हुए वो बुरी तरह से ठटकी और बिला वजह ही ढेरों आंसू बिन बादल बरसात बने बरसने को तैयार हो गए। दिल में खौफ सी उठी, और वो इसके पूरे वजूद को किसी टाइम मशीन की तरह चंद दिन पुराने माजी में घसीट ले गई। इसके दुपट्टे के एक एक टांके में इसकी माँ की मोहब्बत और चाहत लिपटी हुई थी। सारा दिन काम करने के बाद कितनी रातें जाग जाग कर इसकी माँ ने ये दुपट्टा मुकम्मल किया था। कितनी बार इनके हाथ में सुई लगने से खून निकला था। सारी उंगलियां छलनी करने के बाद भी वो पहले से ज्यादा प्यार से दोबारा काम करने के लिए बैठ जाती थीं, और ढेरों दुआओं के अलावा हर गिरा में एक नसीहत भी जरूर बांधी जाती, और इसे बताना बिल्कुल नहीं भूलती। याद रखना, मैंने दुपट्टे के हर कोने में तुम्हारी यादाश्त के लिए एक एक गिरा लगाई है, जो तुम्हें जिंदगी भर हर मसले के हल और सही रास्ते का तयन करने में मदद देती रहेगी। जैसे जैसे तुम अपने मकासद में कामयाब होती जाओगी, वैसे वैसे ये सारी गिरहें साथ साथ खोलती चली जाना। सब काम अच्छे तरीके से खत्म करने के बाद इन गिरोहों की जरूरत बाकी नहीं रह पाएगी। सबसे पहली गिरा है बड़ों का अदब, जो हर हाल में तुम पर वाजिब है, लाजिम है, चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना हो। इन्हें इनकी गलती का एहसास जरूर दिलाना, अपनी जहानत और अक्लमंदी के साथ, न कि जाहिलों की तरह अपनी जबान चलाकर। हमारी तरबियत खाक में न मिला देना। दूसरी गिरा है तुम्हारे शौहर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में इसकी जानो माल और इज्जत नामूस की हिफाजत तुम्हें करनी है। तुम्हें जो शिकायत हो सिर्फ शौहर से कहना। इसके अलावा ससुराल या मैके में इसका इजहार करके अपने शौहर का सर मत झुकाना। अम्मी बताती रहती और वो सुनती रहती। अपने नफ्स के अलावा अपने घर का माहौल तुम्हें कितना खूबसूरत बनाना है, ये तुम्हें मैं बता रही हूँ। बेटा, एक बीवी के हाथ में इसके शौहर, इसके घर की इज्जत होती है। बीवी सिर्फ शौहर के किचन और कमरे तक नहीं होती, मगर दिल की रानी भी होती है। अभी सीमा को सिर्फ 3 दिन हुए थे अपनी माँ से बिछड़े हुए, मगर ऐसा लग रहा था 3 सदियां बीत चुकी हैं। वो इस लम्हे बिल्कुल भूल ही गई थी कि इसे फौरन बाहर जाकर अपने शौहर की इज्जत बढ़ानी है, बल्कि वो अभी अपने आप को शीशे के सामने बेध्यानी से खड़ी यादों में कंगाल रही थी। हद कर दी है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की। वो भी पहले ही दिन। कहाँ रह गई थी तुम? कहा भी था देर मत करना। फुरकान लाल अंगारा आंखों से इसे देखकर चीखा। वो खामोशी से इसे देख रही थी, सहमे हुए किसी बच्चे की तरह। क्या ये वही शख्स है जो सिर्फ 5 मिनट पहले इसे दीवानगी की हद तक चाहने का यकीन दिला रहा था?
सख्त बेयकीनी के आलम में वो आंखों में आंसू भरकर अपने महबूब शौहर का ये बिल्कुल नया और अजीब वहशियाना सा रूप देखकर हैरत ज़दा थी और अपनी जगह से कदम भी न हिला सकी। नहीं नहीं, ये मेरा फुरकान नहीं हो सकता। इसका मासूम दिल मचलने लगा था। सारे रेशमी लम्हे एक एक करके रेत की तरह इसकी मुट्ठी से फिसलने लगे और ऐसा लगा जैसे वो तन तनहा आजमाइशों के तपते सहरा में नंगे पैर चलने पर मजबूर कर दी गई है। और सदमे से आंसू जहां अटके हुए थे वहां अटके रह गए। चलो भी अब मलका आलिया, वैसे तो तुमने मेरी इंसल्ट करवा ही दी है। मैंने इन लोगों से वादा किया हुआ है कि बड़े भैया की तरह कभी रन मुरीद नहीं बनूंगा। तुम भी ये बातें जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होगा। ऐसे नखरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। उफ, कैसा दर्द उठा दिल में। और वो करा भी नहीं सकती थी। एक तो भी बिल्कुल नई शादी थी, दूसरा इसे ये लव मैरिज हर हाल में कामयाब बनाकर दिखानी थी। वैसे भी वो सारी कश्तियां जलाकर इस सफर पर रवाना हुई थी। आंखों में आंसू, लबों पर खामोशी का पहरा था। इसीलिए चुपचाप किसी रिपोर्ट की तरह इसके पीछे पीछे घसीटती हुई चली गई। टेबल पर फुरकान की अम्मी और अब्बू, दो बड़े भाई और इनकी बीवियां और दो शादीशुदा नंदे अपने अपने शौहर और बच्चों के साथ मौजूद थीं। सब इसकी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सासू माँ की आंखों में फतामंदी की वाज़ेह झलक दिखाई दे रही थी। बहुत खुश थी वो कि बेटा बहू को किस तरह डांट रहा है। वो जीत गई थी। इनके छोटे बेटे ने अपनी नई नवेली दुल्हन को जिस तरह बदतमीजी से घसीट कर टेबल की तरफ पहुंचाया था, इससे साबित हो गया था फुरकान ही इनकी औलाद में एक असली मर्द है, वरना बाकी दोनों तो सिर्फ जोरू के गुलाम थे। इनके ख्याल में मर्द वही होता है जो अपनी बीवी को लगाम डाल सके, और फुरकान इस मर्दानगी की आजमाइश पर खूब पूरा उतरा था। इनको महसूस हो रहा था कि वो अब बहुत हद तक जीतती जा रही हैं। और दिलचस्प बात यह थी कि खानदान की इतनी मुखालफतों के बावजूद अपनी पसंद की बीवी लाने वाले फुरकान ने पहले दिन ही साबित कर दिया था कि वो अपने बड़े भाइयों की तरह कभी भी जोरू का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। शादी को भी एक हफ्ता ही हुआ था। वो सब लोग शाम की चाय पी रहे थे जब किसी टीवी की खबर पर तबसरा करते हुए अचानक फुरकान की अम्मी ने कहा, अरे भाई, औरत तो होती ही फितना है। पूरे शर की वजह, पूरे समाज में सारा फसाद इन औरतों का ही फैलाया हुआ है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत के तौर पर वो किसी न किसी तरह बहू का कोई कारनामा भी बयान करती जा रही थी। इसके साथ साथ अपनी और अपनी बेटियों के ससुराल में लाजवाब कुर्बानियों की मिसाल देना भी नहीं भूली थी। अपनी और अपनी बेटियों की मेहनत, हिम्मत और एसार साबित करने को जमीन और आसमान के किलाबले मिला दिए, जबकि तमाम बहू को मकरू फरेब और फितना करार दे दिया था। सास के मुंह से ये बातें सुनकर इसे हैरत हुई। कोई इन्हें ऐसी गुफ्तगू करने से रोक क्यों नहीं रहा था। एक बात जो इसने खास तौर पर नोट की थी, बड़ी भाभी ये गुफ्तगू शुरू होते ही सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई थीं, जबकि छोटी भाभी माथे पर सख्त नागवारी लिए खामोश बैठी हुई थीं। बेटे और बेटियां भरपूर तरीके से अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर मुख्तलिफ हवालों से औरत यानी दुनिया की हर बहू को फितना साबित कर रहे थे। माँ सिवाय अपनी माँ और बहनों के जो इनके सामने राहत और सुकून का पैकर थी। सीमा के लिए ये सब बहुत नया और गैर यकीनी था। वो हैरत से मुंह खोले एक एक का चेहरा देख रही थी। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा था। इसे दुख हो रहा था कि इन्हें यहाँ कोई भी सही बात बताने वाला क्यों नहीं है कि एक औरत जमीन पर किसी मर्द के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा होती है। खैर, इसने भी दिल में ठान ली कि किसी न किसी दिन इनका ये ख्याल बदल कर कम से कम अपनी अम्मी की लगाई पहली गिरा तो खोल ही डालेगी। एक दिन शाम को जब सब साथ बैठे खाना खा रहे थे, अचानक सीमा का सेल फोन बजा तो वो उठाकर देखने लगी। अपने ही कजन का मैसेज देखकर बेइख्तियार इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अभी वो जवाब दे भी ना पाई थी कि फुरकान ने झपट कर इसके हाथ से सेल फोन छीन लिया और डांट कर बोला, अरे क्या पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अपने कजन को मना करो, फौरन, अभी और इसी वक्त। खबरदार जो कभी इसने दोबारा मैसेज किया। तुम्हें तो मालूम है, मैसेज की जवाब देने के लिए पैसे कटते हैं। अजीब जाहिल लोग हैं। यानी जब घर में फोन मौजूद है तो मैसेज करने का मतलब क्या है? सीमा हैरत और गम के एहसास से दो चार होकर रह गई। सबके सामने कुछ बोलने का मतलब अपनी ही शामत बुलवाना था। इतना वो अपने शोहर को समझ ही गई थी।
इसलिए खून की घूंट पीकर खामोश हो गई। सच्चाई ना बता पाई कि किस तरह फुरकान की बहनें सारा सारा दिन फोन पर कब्जा जमा कर रहती हैं। वो तो अपने मैके भी बात नहीं कर सकती। इसकी कजन ने कई बार इसके घर फोन करने की कोशिश की थी और फोन ना मिल सकने पर इसकी अम्मी के हाथ शिकायत भिजवाई थी। इसके दोस्त अहबाब इसे फोन करने की बार बार कोशिश करते, मगर फोन ये कहकर रख दिया जाता कि अभी हम बाहर के मुल्क कॉल कर रहे हैं, आप 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करें। और वो घंटा कभी ना आ पाता, क्योंकि बाद में कोई दूसरा यही जुमला दोबारा से बोलकर आने वाले का फोन बंद कर देता था। एक दिन फुरकान के बड़े भाई इरफान का लैपटॉप खराब हो गया। वो बुखलाए बुखलाए इधर उधर फिर रहे थे। सीमा ने कहा, लाए मैं देख लूं भैया, शायद घर पर ही ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने कंप्यूटर ही पड़ा हुआ है और अभी चेक कर लेती हूँ। ये सुनते ही इरफान भाई तंजिया अंदाज से हंसने लगे और बोले, नहीं भाई, छोटी दुल्हन तुम रहने दो, हमने ठीक करवाना है, बर्बाद नहीं करना। इसे सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर फिर भी बहुत नरमी से बोली, तसल्ली रखें, खराब नहीं होगा, कम से कम खराबी की वजह तो बता दूंगी, बाकी आप बेशक किसी और से ठीक करवा लीजिएगा। ये कहकर वो जबरदस्ती लैपटॉप इनके सामने से लेकर देखने लगी। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि फुरकान ने वहां आते ही इसके हाथ से लैपटॉप छीन लिया और गुस्से से बोला, अरे अरे अरे, ये क्या गजब कर रही हो, छोड़ो इसे, पागल हो गई हो, तबाह कर दोगी तुम तो लैपटॉप को। लड़कियों का काम सिर्फ हांडी चूल्हा देखना है, ये कंप्यूटर वगैरह लड़कों के काम है। तुम बराह मेहरबानी दोबारा कभी इसे हाथ मत लगाना। ऐसे मौके पर सास भला क्यों पीछे रहती, फौरन बोली, माफ करो भाई, अगर हमारे 500 रुपए लगने हैं तो तुम्हारे हाथ लगाने के बाद कहीं 5,000 रुपए न लग जाए। सासू माँ के ऐसा कहते ही सब बदतमीजी से हंसने लगे। और सबसे बड़ी बात, लव मैरिज करने वाला इसका शोहर, वो खुद हंस रहा था, इसका मजाक उड़ा रहा था। इसने नरमी से कहा, मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर हार्डवेयर में। वो हल्की सी नाराजगी से एहतजाज करते हुए बोली वो हल्की सी नाराजगी से एहतजाज करते हुए बोली, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत फर्क होता है बीबी। रट्टा लगाकर पास होना और बात है मामी जान, और असली कंप्यूटर ठीक करना बिल्कुल और बात है। इसकी नंद का 18 साल बेटा भी मजाक उड़ाने में अपने खानदान से हरगिज कम नहीं था। ये तो मर्दों के काम है, जिसका काम उसी को साझे। आप किचन में जाकर हमारे लिए चिकन टिक्का और रेशमी कबाब बनाकर लाइए, प्लीज। वो पलटकर बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर कुछ सोचकर खामोशी से उठकर किचन में चली गई। इसने कई बार फुरकान के सेल पर कोई काम करना चाहा या घर के कंप्यूटर को ठीक करना चाहा, मगर हर बार इसे मजाक का निशाना बनाकर सख्ती से रोक दिया गया। बल्कि सही मायनों में दोनों चीजें इसके हाथों से छीन ली गईं। ठीक करना तो बहुत दूर की बात, इसे तो छूने की भी इजाजत नहीं थी। रफ्ता रफ्ता वो कंप्यूटर और सेल फोन को मुकम्मल तौर पर भूलने लगी। अब तो इसे खुद भी याद नहीं रहा था कि इसने बैचलर्स किया है। अगर कभी हाथ लगाती भी तो सिर्फ अपनी मेल पढ़कर फौरन बंद करने का ऑर्डर था। इसके अलावा किसी साइट पर नहीं जा सकती थी या कंप्यूटर पर कोई काम नहीं कर सकती थी। वो जितना खामोश रहकर सब्र की घूंट पीकर अपना आप मारकर अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी, उतना ही दूसरी तरफ से इसका मजाक उड़ाया जाता था और इसका शौहर पूरे घर वालों के साथ शामिल था। अफसोस की बात तो यही थी कि अगर इंसान किसी की बात मानता चला जाए तो वो सब इसे मुफ्त का माल समझकर दबाते ही चले जाते हैं। इसके साथ भी यही हो रहा था। फुरकान बंद दरवाजे के पीछे इसके लिए रेशम बन जाता और दरवाजे के बाहर खद्दर जैसा सख्त और खुदरा, और इसे एहसास दिलाता कि जैसे लव मैरिज को कामयाब बनाना सिर्फ सीमा की ही जिम्मेदारी है। इसी तरह दिन गुजरते रहे। जमीन ने जितनी देर में अपने 4 चक्कर मुकम्मल किए थे, इतनी देर में 3 साला हिरा और 2 साला अदनान भी इसका महवर बन चुके थे। वो भी अपनी कहकशां में शामिल होने वाले इन दो खूबसूरत से बच्चों में खोकर रह गई थी। अब वो किसी और बात पर हैरान होती ही नहीं थी। घर और घर वालों का वही वतीरा था, कोई नहीं बदला था। और शौहर से लव मैरिज के नाम पर इसने एक तो बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया था। एक दिन पड़ोस से एक लड़की आलिया अपने कंप्यूटर असाइनमेंट सीमा के पास उठाकर लाई। सुबह इसका पेपर था और इसे समझ नहीं आ रहा था। इसने कंप्यूटर पर मेल चेक करने के अलावा 4 साल से कुछ नहीं किया था। वो सब कुछ भूल चुकी थी। इसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आलिया को क्या बताए। इसने काफी याद करने की कोशिश की, मगर दिमाग के हर खाने से माँ की नसीहतों और सास की डांट डपट के अलावा कुछ ना निकला। काफी सर खपाने के बाद इसे कुछ याद आने लगा।
सारे घर वाले तंजिया अंदाज से इसे देख रहे थे। काफी कोशिश के बाद इसे समझ आ ही गया और इसने आलिया का मसला हल करके इसे भेज दिया। आज इसकी बड़ी भाभी ने इसे अपना सेल देकर कहा कि जरा इंटरनेट से मैं तेरे प्यार में पागल ये वाला गाना तो अपलोड कर दो, मुझे बड़ा पसंद है। वो सेल फोन अपने हाथ में देखकर घबरा गई, हैरान हो गई, बोली मगर मैं कैसे करूं? मुझे तो सेल पर सेंड वाले बटन के अलावा कुछ भी मालूम नहीं। मैंने तो कई सालों से सेल फोन को छुआ तक नहीं है। क्या? हैरत से बड़ी भाभी की चीख बुलंद हो गई। ये क्या कह रही हो? मगर तुम तो हर वक्त कंप्यूटर की तालीम के झंडे गाड़ती रहती हो। क्या रिश्वत देकर पास हुई थी? जबकि तुम्हें तो सेल फोन पर नेट से गाना तक अपलोड नहीं करना आता। वो पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। दरअसल फुरकान कभी मुझे अपने सेल को हाथ नहीं लगाने देते, इसलिए मुझे इसके फंक्शन का बिल्कुल इल्म नहीं। अरे छोड़ो भाई, ये तो बस बहाने हैं। क्या पता तुम्हें कंप्यूटर आता भी है या नहीं, वरना डिग्रियां तो फुटपाथ पर 2-2 हजार में आम मिल जाती हैं। ऐसे ही तो फुरकान तुम्हें कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाने देता ना। जाहिर है तुम्हारी असलियत जानता ही होगा। अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो 2 साल तुम्हारे छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाने तुम्हारे घर जो जाता रहा है। इनकी बात सुनकर वो खून की घूंट पीकर रह गई। इसके दोनों बच्चे भी बड़ी हैरानगी से अपनी माँ को बेइज्जत होता देख रहे थे। लाखों अनबहे आंसू इसके दिल पर भी जमने लगे। गम की दीमक तो पहले ही इसे काफी खोखला कर चुकी थी। नहीं, अब नहीं। इसके अंदर बगावत का एक तूफान उठा। नहीं मेरी माँ, अब नहीं सहा जाता। जो आपने मेरी अच्छी जिंदगी के लिए जो बातें मुझे सिखाई, अब मुझे भूलना ही है इस राह को। फिर अचानक ऐसा हुआ कि फुरकान कहीं गायब हो गया। हम सब बहुत परेशान हो रहे थे, अल्लाह जाने वो कहाँ चले गए। फिर हमारे सेल फोन पर किसी का फोन आया। वो कह रहा था कि मैं इस गिरोह का आदमी बात कर रहा हूँ। फुरकान को हमने अपने कब्जे में ले लिया है। फुरकान अगवा हो चुका है आपका बेटा। 50 लाख दो, वरना कभी इसकी शक्ल दोबारा नहीं देख पाओगे। जैसे तैसे करके 2 दिन में फैक्ट्री और घर को नीलाम किया गया। कुछ दोस्तों की मदद से पैसों का इंतजाम किया गया, लेकिन अब इनको अपनी बहन के घर शिफ्ट होना था। तीसरे दिन फुरकान घर तो आ गया, मगर इसे जिंदा सलामत लाने के लिए वो खुद फकीरों से भी बुरे हाल में आ चुके थे। अब तो बहन का भी मुंह बन रहा था कि तीनों भाई इसके घर में मौजूद हैं। तीनों भाई ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ था। इनको भी फिलहाल कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। सारा सारा दिन नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते। शाम को नाकाम वापस जूतियां चरखाते हुए बहन के दर पर लौट आते। और फिर सीमा ने फैसला किया, जिसकी वजह से इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। अखबार में कंप्यूटर की वैकेंसी का इश्तिहार देखा और फौरन अप्लाई कर दिया। फुरकान अब तो मना ही नहीं कर सकता था। वो तो खुद शर्मिंदा था। मर्द की अना गैरत आड़े आ रही थी, मगर अब तो वो खुद तंग दस्त हो गए थे। और ना चाहते हुए भी इसको अपनी बीवी की डिग्री को कबूल करना पड़ा। इंटरव्यू में वो कामयाब हो चुकी थी, और जब वो कामयाब घर लौटी तो सब शर्मिंदगी से इसे देख रहे थे। 2000 किराए के मकान में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि नंद अब बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि माँ और भाई इनके घर में रहे। जाने क्यों ये कमबख्त दौलत जाते जाते सारी मोहब्बतों को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। खूनी रिश्ते भी गैर हो जाते हैं। सास हमेशा ये बात कहा करती थी, लेकिन आज सीमा को अपनी माँ की वो नसीहत जो इसने की थी शादी से पहले, इस नसीहत को आजमाना था। इस लव मैरिज को कामयाब बनाना था। जब इसको पहला चेक मिला तो इसने घर की पुरानी रवायत बरकरार रखते हुए बाकी तीनों बेटों की तरह घर में दाखिल होते ही सास के हाथ में वो चेक रख दिया। न जाने क्यों वो तड़प उठी थी, कुछ भी कहे बगैर, कोई भी बदतमीजी किए बगैर, सिर्फ अपनी जहानत और अक्लमंदी से एक बुजुर्ग को इसकी गलती का एहसास दिला दिया था और अपनी माँ का सर फखर से बुलंद कर दिया था।